अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज नौशेरा में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें मौलाना हमीदुल हक़ानी और समेत जो 5 अफराद हैं उनकी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और तकरीबन 20 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। जो पुलिस का बयान और जो बैरिस्टर सैफ साहब का बयान सामने आ रहा है उसके मुताबिक अब खैबर पख्तूनख्वा की इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पहले भी तनकीद हुई, कई सवालात उठाए गए और फिर सूबाई हुकूमत का यह फैसला सामने आया कि वो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। 2 वफूद जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, जिस पर वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और ये बयानात भी सामने आए कि सूबाई हुकूमत का ये डोमेन नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बात करे। ये वफाक का मामला है और वफाक ही इसको देखेगा। फिर ये भी तजवीज़ आई कि अगर वफाक को एतमाद में ना लिया गया तो फिर सूबा जो है वो नतायज भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये तजवीज़ भी आई कि अगर वफाक को एतमाद में लिया जाता है तो फिर मुमकिन है कि 2 से 4 जो अफराद हैं वो वफ्द में वफाक की जानिब से भी शामिल किए जाए। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में जो अपोजिशन की इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरे रोज़ जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कॉन्फ्रेंस उनको अपोजिशन को नहीं करने दी गई और जो हॉल था वो सील कर दिया गया। अब इस हवाले से जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनके भी बाज़ रहनुमा इस अमल की मुखालफत कर रहे हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। PTI रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रख रही है। PTI की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या हुकूमत के खिलाफ रमज़ान के बाद डी चौक पर धरना दिया जाएगा? मौलाना साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं? वो हुकूमत के खिलाफ PTI का साथ देंगे? इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है नौशेरा में, उस हवाले से बात करेंगे। ये बताइएगा कि हाल ही में हमने देखा कि सूबाई हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उन्होंने फैसला भी किया था कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। उस हवाले से वफाक ने एतराज़ात उठाए हैं। आप समझते हैं कि वफाक के एतराज़ात दुरुस्त हैं, ये सूबाई हुकूमत का डोमेन नहीं है, या वफाक के भी कुछ लोग जो हैं उस वफ़द में शामिल होने चाहिए? देखिए, पहले तो मैं अपने अफसोस का इजहार करूँगा। कीमती जानों का ज़िया हुआ है, शहादतें हुई हैं, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है अफ़गान हुकूमत से या अफ़गान इंतज़ामिया से गुफ्तगू का, तो इसके 2 मैं समझता हूँ कानूनन अगर देखा जाए तो पहलू हैं। एक तो है रियासतें आपस में कैसे गुफ्तगू करती हैं, उस हवाले से देखा जाए तो ये वफाकी मामला है। एक अगर उनसे कोई मायदा करना है, उन्हें कोई यकीन दहानी दिलानी है तो ये वफाक का काम है। लेकिन बाज़ मामलात रोज़मर्रा नौयत के हैं, इंतज़ामी नौयत के हैं, जिनमें कोई आप मायदा करने नहीं जा रहे, आप सिर्फ अपनी तशवीश का इजहार करने जा रहे हैं या वाक़यात को बेहतर समझने के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ तो देखिए, जो गैर हुकूमती इदारे हैं, NGOs जिनको हम कहते हैं, उनके लोग भी जाते हैं, बात करके आते हैं। यहाँ कबायली ताल्लुकात भी हैं, कबाइल बटे हुए हैं, तो उनके बीच गुफ्तगू होती रहती है। तो ये एक दूसरी नौयत की गुफ्तगू है जिसका मकसद ये है कि मालूम किया जाए कि कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, क्या हुआ। तो ये अगर किसी कबायली सतह पे या गैर रस्मी सतह पे बात हो सकती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बिलाखिर इसने वफाक की सतह ही पे होना है इस गुफ्तगू ने, और जो कोई मायदा होगा या कोई हिकमत अमली होगी वो वफाक ही तरतीब देगी। लेकिन सूबे के लोगों को आप रोक नहीं सकते बात करने से। अगर वो कोई बात करके कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कानूनी या आईनी कदगन है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सलमान साहब, अब आप लोगों की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका एलामिया भी आ गया। अब जो इंतज़ार हो रहा है कि रमज़ान के बाद शायद PTI हिकमत अमली तैयार कर रही है कि हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाई जाएगी। आप लोगों ने सिंध का भी दौरा किया, मौलाना साहब के साथ भी आपकी बातचीत चल रही है। रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ क्या होने जा रहा है? क्या मुल्क-गिर एहतजाज होगा या आप लोग डी चौक की तरफ आएंगे? क्या स्ट्रेटजी? देखिए, मैं आपसे कोई जुज़ियात तो इस वक्त नहीं डिस्कस कर सकता, ना अभी कोई जुज़ियात तय की गई हैं। हम वसी पैमाने पे मुशावरत करेंगे। जितनी भी जमातें हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू जारी है या होगी मुस्तकबिल में, उन सब से हम मशवरा करेंगे और हम देखेंगे कि सियासी अमल को, जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि जो पुश्तपनाह हैं इस हुकूमत के, वो समझ जाएं कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एक मसनूई
हुकूमत जो है फॉर्म 47 की हुकूमत जो है, इलेक्शन को लूट कर कायम की गई हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। इस वक्त हर जगह मुल्क में अफरा तफरी है, बेचैनी है, ये मुल्क नहीं चल रहा। आप जितना भी कहते रहिए कि ये नंबर यूं हो गया, वो नंबर यूं हो गया, हकीकत ये है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, रोजगार पैदा नहीं हो रही, आबादी आपकी बढ़ रही है, नौजवान मायूस हैं। तो इस तमाम सूरत हाल का आपको अहाता करना पड़ेगा। सिंध में जो पानी के हवाले से तशवीश है, जो गम गुस्सा है, उसके लिए आपको हकीकी नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ नहीं, लेकिन सलमान साहब, हाँ सलमान साहब, लेकिन ये हतमी फैसला है कि तहरीक ही नहीं, ये ऐसा मैंने नहीं कहा। देखिए, तहरीक का क्या मतलब है, उसके बहुत से मतलब हो सकते हैं। उसमें रैली है, जलसा है, कहाँ पे रैली होनी है, रैली ने कहाँ ख़त्म होना है, कहाँ से शुरू होना है, ये तमाम बातें हैं, ये तो जुज़ियात हैं। इसलिए बिल्कुल सलमान साहब, बिल्कुल आपकी बात समझ गया। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू हुआ था सलमान साहब, आप समझते हैं कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया या अभी भी किसी मरहले पर हुकूमत के साथ बैठा जा सकता है? देखिए, मुस्तकबिल के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें कोई वजह अब नज़र नहीं आती हुकूमत के पास वापस जाने की। जो हुकूमत का रवैया है, जो कल आपने फस्तायत देखी इस्लामाबाद में, ये किसी बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में ऐसे नहीं हुआ कि 3 हॉल पहले हमसे छीने गए, उनको सील किया गया। जो मुंतज़मीन थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने 3 जगह मुंतखब की, वहाँ बुकिंग भी हुई, उनको जाके डराया धमकाया गया, बंद कराया गया, सील किया गया, और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम एक जो होटल है, उसका ऑडिटोरियम जो आसमा जहांगीर के नाम से मंसूब है, वहाँ एक दिन हम बैठे। अगले दिन वहीं बात शुरू होनी थी और बड़े पुरअमन माहौल में एक बंद कमरे में ये गुफ्तगू थी, वो भी इनसे सही नहीं गई। मकसद इनका ये है कि लोगों को पैगाम दिया जाए कि मुल्क इस वक्त फस्तायत की गिरफ्त में है, कोई सोचे भी ना अपने हुकूक के हवाले से। सच जो है वो अब इस मुल्क में नहीं होगा। तो इसलिए ये सूरत अगर है तो क्या इनसे गुफ्तगू की जाए? ये बिल्कुल बेइख्तियार हुकूमत है। ये एक मुलाकात हमारी इमरान खान से नहीं करा सके थे। हमने 9 मई 26 नवंबर के हवाले से कमीशन मांगे थे, वो ये हमें नहीं दे सके। तो एक डरी हुई, सहमी हुई हुकूमत है जो कुर्सियां बांट रही है, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए पुश्त पनाहों की जानिब देख रही है और कोई इस्तेहकाक नहीं रखती है किसी भी हवाले से। तो हम इस वक्त बिल्कुल नहीं समझते कि इस हुकूमत से गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा है। बाकी तमाम सियासी कुव्वतों से छोटी बड़ी हम बात करेंगे, उनको दावत देंगे कि वो हमारे साथ चलें। लेकिन सलमान साहब, कुछ जो एक तासुरात हैं या जो आपकी अपोजिशन अलायंस में कुछ जमातें हैं, उस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कौमी असम्बली से इस्तीफे तो चले अपनी जगह या खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे अपनी जगह, लेकिन बलूचिस्तान और सिंध से या पंजाब से जो है वो असम्बलियों से इस्तीफों के हवाले से भी कोई राय या एक तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है। क्या ये हकीकत है सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे इल्म में ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा, लेकिन अब मौलाना साहब के साथ सलमान साहब आपकी 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी बातचीत हुई और मौलाना साहब ने चलें अपनी शराइत रखी, हुकूमत को उन्होंने अपनी तजावीज़ दी और 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने सपोर्ट किया। आपके नज़दीक वजूहात क्या हैं कि इतनी मुलाकातों के बावजूद अभी तक JUIF जो है वो क्लियर नहीं है? अभी भी वो आज अगर आप देखें तो कामरान साहब का एक बयान ये भी है कि अभी तक JUIF ने PTI के साथ सड़कों पर निकलने का फैसला नहीं किया। तो आपकी नज़र में मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन सड़कों पे निकलना एक बात का मरहला है। उससे पहले बहुत से मराइल हैं जहाँ जहनी हम आहंगी होनी चाहिए और कल हमें नज़र आई। देखिए, कल जो मौलाना गफूर हैदरी साहब ने वहाँ गुफ्तगू की, दीगर भी जो अकाबरीन मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा साहब खुद, तो वो तो बहुत ही मैं समझता हूँ हौसला अफजा थी पाकिस्तान में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक के हवाले से। तो अगर उनका यही नज़रिया है और जो हमने गुजारिशात की कि ये तारीख़ी लम्हा है, पाकिस्तान की आवाम हमारी जानिब देख रही है, इस वस्तायत में पिसी हुई इलेक्शन जिसका लूटा गया, जिसकी आवाज़ को सल्ब किया गया, वो ये चाहती है कि हम उसके हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। मैं नहीं समझता कि कोई भी जमात जो हकीकतन जमहूरी सियासत करना चाहती है इस वक्त इस हुकूमत का या उसके पुश्तपनाहों का साथ दे सकती है। इस वक्त ये मुत्तफ़िक़ का फैसला है। जी, लेकिन सलमान साहब, कल आपने सुना होगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने
मौलाना साहब के रोल के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था अपनी स्पीच में कि 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया और हुकूमत का दिया। तो क्या पीटीआई के अंदर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद के हवाले? देखिए, जो बैरिस्टर गौहर की तकरीर थी उसके हवाले से तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था। उससे पहले कामरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ गुफ्तगू की थी उन्होंने उसका जवाब देना मुनासिब समझा, सिर्फ यही हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने पूछा कि 175 इस मुल्क में छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं, जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो कितने लोगों ने आवाज़ बुलंद की। देखिए, तबाही का ये दौर जो है ये इलेक्शन ना कराने की वजह से हुआ है। आइन को मजाक समझा गया, अदालत के फैसलों को मजाक समझा गया। असल बुराई की जड़ जो है इस लम्हे वो वाक़या है कि 90 दिन में आपने इलेक्शन नहीं कराए 2 असेंबलियों के तहलील होने के बावजूद। तो ये सवाल उन्होंने उठाया। इसी तरह बाद में जो फस्तायत होती रही, कितने लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की, तो ये एक जायज़ सवाल है, ये माशरे से भी सवाल है, तमाम सियासी भी सवाल है। लेकिन मेरा कहना यह था कि अब हमें माजी को पीछे छोड़ना होगा और आइंदा हमें खुले जहन से और मजबूत दिल से आगे बढ़कर जमहूरियत का और हुकूक का और आइन का साथ देना होगा। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हाल ही में सलमान साहब एक तजवीज़ या कुछ बयानात ये भी आए थे कि शायद मौलाना साहब और खान साहब की मुलाकात भी हो जाए। क्या ये ऑप्शन भी मौजूद है कि आने वाले दिनों में किसी वक्त मौलाना साहब और खान साहब की मुलाकात भी हो सकती है? ज़ाहिर है ये मुमकिन तो है, लेकिन इस वक्त तो ये आलम है कि 5वीं दफ़ा कल हमारे जो सियासी रुफ़का हैं उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होने दी। हर हफ्ते जुमेरात का दिन जो है वो मुख्तस है दोस्तों सियासी रुफ़का से मुलाकात के लिए। पिछले 5 हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसे से, कि जिनके नाम दिए जाते हैं खान साहब से मुशावरत के बाद, वो लोग जाते हैं वहाँ खड़े रहते हैं 2-3 घंटे और उनको खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। तो इस वक्त तो हर कायदे की नफ़ी हो रही है, जेल मैनुअल की नफ़ी हो रही है, अदालतों के फैसलों को नहीं माना जा रहा। तो ये माहौल तो बिल्कुल एक लाकानूनियत का माहौल है और हम ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक इब्तदाई बहस हुई जिसमें मैंने यही कहा कि इस वक्त मुल्क में अमलन बुनियादी हुकूक और कानून ख़त्म हो चुके हैं। इंतज़ामिया की पुश्तपनाहों की जो ख्वाहिश है वो इस वक्त इस मुल्क पे हावी है। एक दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दे डीसी तो तमाम बुनियादी हुकूक जो हैं वो फना हो जाते हैं। तो हम इस मामले को अदालत में भी उठाते रहेंगे और सियासी सतह पे भी। ठीक है, लेकिन सलमान साहब हाल ही में आपने देखा कि कुछ लोगों को जब पार्टी से निकालने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हुए और वाज़ेह तौर पर बयानात भी आए, लेकिन बतौर सेक्रेटरी जनरल आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की 26वीं आईनी तरमीम के दौरान खिलाफ वर्जी की, जिनको शोकास नोटिस जारी किए, उस हवाले से पार्टी किस नतीजे पर प्रोसेस चल रहा है? जिन लोगों ने खिलाफ वोट डाले और एक साहब ने तो आज या कल बतौर वजीर हल्फ भी उठा लिया है, उनका पार्टी में रहना बिल्कुल नहीं बनता, उनको निकाल दिया जाएगा। बाकी जो लोग हैं जिनके बारे में ये शिकायत है कि वो गैर हाजिर हो गए थे या उनसे राब्ता मुनक़ते हो गया था, उनको शो कॉज नोटिस दिए गए हैं। फर्दन उनके फैसले होंगे। जो उन्होंने अपने दिफा में बात कही है वो सुनी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा सलमान साहब के हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो बैरून मुल्क एहतजाज कर रहे हैं उनको वापस लाया जाएगा, उनके पासपोर्ट जो हैं वो मनसूख किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझते हैं कि हुकूमत ये फैसला इस पर अमल दरामद मुमकिन है बतौर कानूनी माहिर? और दूसरा, आप भी समझते हैं कि बाहर जो बैठे कुछ लोग हैं वो खुद पीटीआई के लिए भी मसाइल पैदा कर रहे हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं बाहर, अपनी अपनी वो राय रखते हैं, वो कोई पीटीआई से पूछ कर बात नहीं करते। लेकिन ये कहना कि हम उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, क्या करेंगे? उनकी शहरियत ख़त्म कर देंगे? उनको आप एक स्टेटलेस शहरी बना देंगे? ये काम तो इसराइल किया करता है लोगों के साथ। तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आई और इसके पीछे जो जज्बा है खौफनाक वो समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में आता है एक फस्तायत ज़दा हुकूमत और क्या कर सकती है। देखिए, वो आज़ाद ममालिक हैं, वह आज़ादी इजहार की राय है, लोग अपनी अपनी बात करते हैं। मुझे नहीं पता उनकी बात से क्यों लोगों को इतनी तकलीफ होती है। कोई नहीं, लेकिन सर वो हुकूमत का एक मौक़िफ़ तो ये भी है ना कि खुद जो पीटीआई के अकाउंट्स बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं वो हुकूमत के उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए, मुझे नहीं पता किस अकाउंट को वो पीटीआई का अकाउंट कहते हैं और उस हवाले से क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन एक आज़ादी इजहार का पैमाना है जो पूरी दुनिया में माना जाता है। मैं नहीं समझता
कि जो अकाउंट जिनको वो PTI का अकाउंट कह रहे हैं वो उस पैमाने की नफ़ी करते हैं, वो उसके मुताबिक हैं। अगर ये कोई कार्रवाई करेंगे तो हम देखेंगे अदालतों में क्या होता है। अदालतें बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम के बाद की अदालतें हैं, लेकिन हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सलमान अकरम राजा साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, ख़ासतौर पर जो इस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम और पार्टी डिसिप्लिन की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की, उस हवाले से भी सलमान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमें ज्वाइन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो खैबर पख्तूनख्वा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इससे पहले भी सूबे के अंदर जो अफसोसनाक वाक़यात हैं वो पेश आते रहे हैं और सूबाई हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया गया और उस पर भी वफाक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया और ये सूबे का डोमेन नहीं है कि वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। आपकी नज़र में आप समझते हैं कि वाकई ये सूबे का इख्तियार नहीं, उनका डोमेन नहीं और उनको नहीं करने चाहिए? आपकी नज़र में क्या रास्ता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, पहली दफा नहीं है कि यहाँ इस मदरसे में और खटक में जो है इस फैमिली के साथ ये वाकया पेश आया है। पहले इनके वालिद साहब जो थे मौलाना समीउल हक साहब, वो भी शहीद हुए थे और उसके बाद आज ये वाकया हुआ है। शायद आपको याद होगा कि ये वही मदरसा है जहाँ से जो असैसन थे जिन्होंने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ भी साजिश करके और वहां पे हमला किया था। तो ये तो एक एक्सपेक्टेड बात है कि हिस्ट्री में ये भी है कि तालिबान की ट्रेनिंग भी इसी मदरसे में हुई है। वाकया में कौन मुलव्वस है ये तो इस वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि ऐसी जगह है जहां जिसको नजर में रखा जाए और इसको ऐसे जो है लाइटली ले लेना ये दुरुस्त नहीं होगा। बाकी जहां तक डायलॉग का ताल्लुक है, सूबाई कोई भी सूबाई हुकूमत हो वो डायरेक्टली जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान को इसमें जो अफगान तालिबान हैं या हुकूमत जो है इस वक्त काबुल में बैठी हुई, उसके साथ डायलॉग ओपन भी करना चाहिए और अपनी जो पोजीशन है वो भी इधर हमें ये क्लैरिटी हो। अगर ये TTP है जिन्होंने किया है तो TTP एक तो पाकिस्तान की हर तरीके से जो है वो दुश्मन है, हमें बहुत नुकसान भी इन्होंने पहुंचाए हैं। और अगर अफगान हुकूमत TTP को सपोर्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो भी टेकअप करने वाली बात है कि इसको एज अ हॉस्टाइल एक्शन देखा जाएगा। तो हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए पॉलिसी की, जहां तक अफगानिस्तान या वहां से जो दहशतगर्दी आती है उसको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब, हाल ही में आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस हुई और उनको दूसरे रोज कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं करने दी गई। बतौर इत्तेहादी जमात आप इस अमल की सपोर्ट करते हैं? नहीं, अगर किसी सूरत में भी इस अमल को नहीं सपोर्ट किया जा सकता। पहली चीज तो ये कि न ये जमहूरी है न जो है कोई हुकूमत क्लेम कर सकती है कि हम एक जमहूरी हुकूमत हैं और हम पार्लियामान और फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन में बिलीव करते हैं और फिर ये हरकतें हैं। दूसरी बात जो ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप देखें तो ये भी काउंटर प्रोडक्टिव है। आपने क्या रोका? अगर जितनी पब्लिक वो आप मिल लेते, 2 या तकरीरें हो जाती, 1 दिन की खबर बनती, आपने उनको रोक के ये 4 दिन की खबर बना दी और वो 1 आध दिन और चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने भी ये फैसले किए वो कोई सियासी फैसले तो नहीं थे और ये लगता है कि इस किस्म की जो रविश है वो शायद उनको इल्म ही नहीं है कि सियासी पार्टियों के साथ किस तरह से डील किया।
तो नवीद कमर साहब, आपके मुताबिक ये फैसला करने वाले कौन थे? जाहिर है इस वक्त तो गवर्नमेंट है एक जो कि वी शुड बी इन कंट्रोल। नाम इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी लिया जा रहा है, तो जाहिर है वो भी हुकूमत का ही एक हिस्सा है। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए बेसिकली। लेकिन चले ठीक है नवीद कमर साहब, लेकिन अब अगर आप देखें तो खुद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के हवाले से। सलीम मांडवीवाला साहब को आप देख लें, वो कह रहे हैं कि जो सदर ममलकत के अहकामात हैं उनको भी इग्नोर किया जा रहा है वजीर आज़म ऑफिस की तरफ से। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आपके तहफ़्फ़ुज़ात अभी तक दूर क्यों नहीं हो सके? देखिए, हमारे पास सियासी ऑप्शन हर वक्त होता है। ये अलग बात है कि हम नहीं चाहते कि डिस्टेबलाइज करें सिस्टम को, क्योंकि उसके नतीजे भी गंभीर हो सकते हैं। मुल्क जो है अगर किसी डगर पे चलना शुरू हो जाए तो वो सबके लिए बेहतर होता है। लेकिन एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त होती है ना। अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाएं कि भाई हाँ ठीक है, ये तो मजबूरी है इनकी, ये तो मैं साथ ही चलेंगे, हम कुछ भी कर लें, तो इस तरह से नहीं है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपने ऑप्शंस खुले रख रही है। और अब और रजिस्ट्रेशन तो अपनी जगह, एक बजट भी आने वाला है और उस बजट में भी इस हुकूमत को पीपल्स पार्टी के वोट्स चाहिए। अभी तक कंसल्टेशन शुरू नहीं हुई। एक जो रिटन मुआहिदा था उसमें लिखा हुआ है कि जब हर साल का PSDP जो है पीपल्स पार्टी की मशावरत से बनाया जाएगा। अगर बनाया जा रहा है तो पता नहीं किस दिन बनाया जाएगा, क्योंकि हम मार्च में तो आ गए, बाकी वक्त कितना बचा है, 2 महीने। अब क्या कंसल्टेशन होगी इसके बाद? तो इस किस्म की जब चीजें की जाती हैं तो हमें लगता है कि ये हुकूमत सीरियस नहीं है। ठीक है, तो अगर नवीद कमर साहब यही सूरत हाल रहती है तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी बजट में हुकूमत को वोट नहीं देगी? देखिए, ये तो प्रीमेच्योर सवाल है ना कि आज आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब वो वक्त आएगा तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे ना। मतलब ये ऑप्शन तो है। ये भी हमें पता है कि अगर हम वोट नहीं देंगे और बजट पास नहीं होगा तो ये हुकूमत गिर जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आया हुआ हम इलेक्शंस में जाते हैं या कोई और तरीका होता है, लेकिन एक स्टेबल सिचुएशन नहीं रहेगी। तो हम भी कोई फैसला करेंगे तो जाहिर है सोच समझ के ही करेंगे। ये कोई जोक नहीं है, लेकिन हुकूमत को भी तो ये समझना चाहिए ना। चले, लेकिन अब रमजान के बाद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला किया है। हाल ही में आपने मुज़ाकरात भी किए, वो मुज़ाकरात समझे कि आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अभी भी PTI को इंगेज करना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए? नहीं, मुज़ाकरात तो हर वक्त होने चाहिए। इस पे तो कोई सियासी बंदा जो है ये नहीं कहेगा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन PTI को भी अपनी पोजीशन भी असेस करनी चाहिए सही तरीके से कि हम क्या गेन कर रहे हैं, क्या लूज कर रहे हैं। ये कह देना कि जी मैं बहुत पॉपुलर हूं और मैं जेल में पड़ा हूं, तो ठीक है, वो जहां तक रेटरिक का सवाल कहते हैं है वो तो ठीक है, लेकिन क्या कोई सियासी गेन आप कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, वो मुझे नजर नहीं आता। तो PTI को भी तो अपनी पोजीशन को रीअसेस करना होगा कि सिर्फ बढ़त मारने से कुछ नहीं होता, उससे चीजों को आगे बढ़ाना। लेकिन नवीद कमर साहब, हाल ही में अगर आप देखें तो पतन की एक रिपोर्ट आई थी इंतखाबात के हवाले से। उसके बाद पतन का ये मौकफ है कि उनके जो दफातर हैं, जो रिहाइशगाह थी, उसको सील किया गया। इंतखाबात के हवाले से तो गवर्नर पंजाब साहब का बयान देख लें, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बयान देख लें, तो इस हवाले से ये तो आप भी समझते हैं ना कि 2024 के इंतखाबात में खराबियां थी। बिल्कुल खराबियां हुई हैं। 2018 वाली इंतखाबात में भी खराबियां थी, 2024 वाले इंतखाबात में भी खराबियां थी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक ट्रेंड बन गया है। और लोगों के दफ्तर बंद करने से, सील करने से क्या लोग चुप हो जाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो ये बात नहीं है, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि इलेक्शंस वो बियॉन्ड सेटिस्फैक्ट्री। तो बजाय उसके कि वहां करेक्शंस करने के हम आवाजों को बंद करने की कोशिश करते हैं, वो तो किसी सूरत में भी
हमें आगे तो नहीं लेके जाता। नवीद कमर साहब, एक चीज ये बताइएगा कि हाल ही में जो काबीना में तोसी का फैसला हुआ है, आप हुकूमत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन चलें आप काबीना में शामिल नहीं है, लेकिन बतौर इत्तेहादी जमात ये जो काबीना में इजाफा है, जितने वुज़रा, जितनी तादाद है वो आपके सामने है, आप इससे इत्तफाक करते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है काबीना में जिस हद तक इजाफा किया गया है? नहीं, बात यह है कि हुकूमत ने पूरा 1 साल इसके आधी लेवल की काबीना चलाई। हमारा ख्याल ये था कि कुछ ऐसे अहम महकमे होते हैं जिनमें फुल टाइम जो है उसकी पॉलिसी मेकिंग सुपरविजन की जरूरत होती है, तो कुछ एक्सपेंशन जरूर होनी चाहिए। लेकिन हम एक्सट्रीम्स पे जब चीजें करते हैं कि या बिल्कुल ही नहीं लगाते और लगाते हैं तो दुगने से भी ज्यादा कर लेते हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम ऑलमोस्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट पे हैं, 11% वाली, और 5 एडवाइजर भी आ गए, अब तो स्पेशल असिस्टेंट्स भी आ गए, तो अच्छी खासी फौज है जो कि रखी गई। अब देखते हैं कि ये फौज कैसे परफॉर्म करती है और असेंबली में और सेनेट में उनका क्या रवैया होता है। अगर सारे पुराने वज़रा की तरह ये भी जो है अब गायब हो गए तो फिर तो हुकूमत के पास कोरम भी नहीं होगा। सो लेट अस सी कि कैसे चलता है। तो नवीद कमर साहब, आप समझते हैं कि ये जो काबीना में इजाफे का फैसला है वो एक एक्सट्रीम है? मेरा ख्याल है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब ये भी चीज देखें नवीद कमर साहब के परवेज खटक साहब को काबीना में शामिल किया गया है, जिसके हवाले से माजी में पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। बतौर इत्तेहादी जमात जिन लोगों को शामिल किया गया है या परवेज खटक साहब को शामिल किया गया है, उस हवाले से आप लोगों को भी कोई एतराज़ात हैं? देखिए, परवेज खटक साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारी पार्टी में भी थे, पीटीआई में भी थे, अब इनके इत्तेहादी हैं, किसी भी नाम से वो आ जाएं, तो उनका विजडम तो जरूर जो है किसी भी सियासी डिसीजन मेकिंग में मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा। उनके पास पहले एक सियासी मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब, एक खैबर पख्तूनख्वा से भी आवाज उनको मिल जाएगी, तो शायद कुछ बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सके। साथ किसको क्या रोल मिलता है, पोर्टफोलियोज वगैरह सब आ जाए, सब लोग बैठे फिर इस पे कमेंट किए जाए। लेकिन नवीद कमर साहब, हाल ही में अगर आप मईशत के हवाले से देखें या किफायत शुआरी के हवाले से आपके बयानात या हुकूमत के बयानात या इकदामात, हाल ही में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात दिए गए हैं उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बतौर इत्तेहादी जमात आप भी समझते हैं कि जो इश्तिहारात दिए गए वो हुकूमत का फैसला दुरुस्त नहीं था, जो तनकीद हो रही है वो जायज है? देखिए, ये रविश वैसे भी पॉजिटिव नहीं होती कि आप जो नेशनल एक्सचेकर है उसको इस्तेमाल करें इन्फ्लुएंस करने के लिए मीडिया, ताकि मीडिया आपके लिए पॉजिटिव खबरें चलाए ना। ये पहली हुकूमत नहीं है जो कर रही है, या ये हमेशा से एक रविश रही है। इसको हमेशा जो है वो एटलीस्ट पॉजिटिवली नहीं देखा जाता। तो लेकिन अब थोड़ा सा हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं कि 50 पेज की एडिशन जो है एक मेजर न्यूज़पेपर में निकाल के स्प्रेड करना, और इसमें एक शख्सियत की इतनी तस्वीर हैं कि मेरा ख्याल से शायद रिकॉर्ड हो किसी एक अखबार के एक दिन की एडिशन के लिए। तो उसको मेरा ख्याल है कि लोग भी मायूब समझते हैं और अगेन काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है नवीद कमर साहब, एक आखिरी सवाल होगा, ये बताइएगा कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कैनाल्स के हवाले से, उस हवाले से कोई सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर वफाक से रब्ता किया है, कुछ लिखा है? और दूसरा, सीसीआई का इजलास माजी में तो आपके बयानात रहे हैं, मौक़िफ़ रहा है कि आइन के मुताबिक जो वक्त है उस वक्त के अंदर ही जो है वो बुलाया जाए। सीसीआई का इजलास आपकी नजर में अभी तक क्यों नहीं बुलाया जा रहा? देखिए, पहली चीज तो कैनाल पे पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। कैनाल का मतलब है पानी की डाइवर्जन, और पानी का डाइवर्जन किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि लोअर राइपेरियन को हर वक्त तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जब वक्त आएगा, जब मुल्क में कहत होगा, मुल्क में ड्राउट आएगा पानी का, ठीक है, तो जो ऊपर बैठा है मौके पे वो पहले पानी पिएगा और फिर अगर बचेगा तो फिर
नीचे ये पानी दिया जाएगा और खड़ी फसलें अगर 2 सूबों में हैं या 2 इलाकों में हैं तो जो पहले पानी जिसके पास पहुंचेगा वही सब्ज होगा, दूसरा सूख जाएगा। तो ये तो एक सिंपल लॉजिक है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस पॉलिसी को इस हटदर्मी से पुरसू किया जा रहा है तो पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो जो कि यहाँ के इलाकों को रिप्रेजेंट करता है वो किसी सूरत में भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकती बल्कि मज़ाहमत करेगी। बाकी जहां तक सीसीआई का मामला है, मेरा ख्याल कि फिर सेशन आ रहा है, फिर हम इसको टेक अप करेंगे। बिकॉज आइन को तो ये कोई अगर कुछ समझते नहीं है कि आइन को ऐसे उड़ा के हम फेंक देंगे। ज़ियाउल हक कहता था अब क्या हुकूमतें जो इलेक्टेड हुकूमतें भी आइन को ऐसे फाड़ के फेंक देंगी क्या, मुझे समझ नहीं। चलें ठीक है। नवीद कमर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उन्होंने बड़ी अहम बात की है, खास तौर पर जो हुकूमत को बजट के दौरान वोट देने के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है कि वोट ना देने का ऑप्शन जो है वो भी पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं है। बाद में जो सूरत हाल होगी उसको मद्देनजर रखते हुए ही पीपल्स पार्टी इस हवाले से फैसला करेगी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सलमान अकरम राजा साहब और नवीद कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने ख़ास तौर पर नवीद कमर साहब ने जो वफाकी हुकूमत के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका भी इजहार किया है। इस वक्त वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा शेख साहब कि हमने हाल ही में कल ही आपने देखा कि जो अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी उसका एलामिया जो है वो भी उन्होंने जारी किया। अब रमज़ान के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की बात हो रही है, मौलाना साहब को उन्होंने इंगेज किया है। आप समझते हैं कि पीटीआई ये नौबत आएगी कि वो तहरीक चलाएगी या उससे पहले हुकूमत एक मरतबा फिर कोई पीटीआई को इंगेज करने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बड़ा जो आपने सूरत हाल बताई, अपोजिशन तो हमेशा अपना अलायंस की भी कोशिश करती है और तहरीक चलाते हैं, वो भी किसी जो भी अपोजिशन का रोल होता है। बेहतर तो ये होता है कि असम्बली के अंदर जो भी बात होना है हो, यही जमहूरी निज़ाम में और जमहूरियत में यही हर मुल्क में होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि एक तो तहरीकों का रिवाज हो गया और तहरीक भी नेगेटिव तारीख है, तहरीक चलाएं हर एक का राइट है, पुरअमन कोई भी एहतजाज किया जाता है। दुनिया पूरी में यही जमहूरियत में यही होता है, जहाँ पे आप देख लीजिए। और हमारे यहाँ तो धरने दिए जाते हैं और फिर वो डी चौक पे आके कब्ज़ा करने की कोशिश की जाती है और रास्ते में जो चीज़ आती है उसको फना कर दिया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? ये तो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं है। मैं खुद काफ़ी मुल्कों में मैंने आपने खुद जिक्र देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि जापान में किस तरह तहरीक होती है, क्या एहतजाज होता है। और दूसरे मुल्कों में यूके की जो सबसे ज़्यादा मिसाल मैं ये कहता हूँ कि यूके में जो वेस्ट मिनिस्टर्स जहाँ से हमने ली है जमहूरियत का निज़ाम, मैं कई बार उनके पार्लियामेंट में गया हूँ, तो मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि पार्लियामेंट के बाहर धरना हो जाए। यूके जो सबसे बेहतरीन जहाँ पे जमहूरियत है, उनके यहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे होता है। उन्होंने कोई वैसे जगह बनाई है कि अपने जहाँ पे एहतजाज करते हैं अपने लेकिन शेख साहब अब तो अपोजिशन अलायंस का शेख साहब ये भी तो मौक़िफ़ है ना कि वो पुरअमन तरीके से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप लोगों ने उनको कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी, हॉल जो था होटल जो था वो भी सील कर दिया गया। कौन सा जी हाल पूरा अवेलेबल है, सब प्राइवेट सेक्टर के हाल हैं, हम कैसे मना कर सकते हैं किसी को? प्राइवेट सेक्टर में हम किसी होटल को या कोई करते हैं, वो कई उनके पास अरेंजमेंट हैं, वो करें, तहरीक चलाएं जहाँ चलाना चाहते हैं। हमने तो, मेरे नॉलेज में नहीं है कि हमने कुछ किया है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो फिर तो एक बात है कि हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरे ऐसे नॉलेज में नहीं है कि जिस होटल में वो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस होटल की इंतजामिया के मुताबिक हमें मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से कहा गया है कि इनको कॉन्फ्रेंस नहीं करने देनी, और कल जो कॉन्फ्रेंस हुई फिर अपोजिशन अलायंस की, वो एक होटल की लॉबी में हुई थी। तो होटल की लॉबी में उन्होंने करने दी और होटल के कमरे में नहीं करने दी, तो क्या फ़र्क उसमें पड़? होटल की लॉबी में तो उन्होंने कर ली ना, तो हो गई कॉन्फ्रेंस। जितने लोग थे, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी या उसका टॉपिक क्या था या मकसद क्या था, किया है उन्होंने। अच्छी बात है, उनका अपोजिशन का तो रोल होता है। उन्होंने अगर कोई ऐसा कॉन्फ्रेंस की है तो करनी चाहिए, जो भी मुतालबात हैं उनके उन्होंने सामने रखने चाहिए। मैं नहीं समझता। लेकिन सर अब
ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम इसी को ही डिबेट करते रहे। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो जहाँ मर्जी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, हर जगह पूरा पाकिस्तान खुला पड़ा है। मैं उनके लिए कहता हूँ किसी होटल में उन्होंने करना हो तो पता कर लेता हूँ कि होटल में गुंजाइश है कि नहीं उनके लिए, क्योंकि अपोजिशन का कोई अगर ये आप उनको ऑफर कर रहे हैं शेख साहब? जी, मैं किसी होटल का पता कर देता हूँ। अगर उनको होटल नहीं मिल रहा तो मैं कराची में या लाहौर में चेक करता हूँ कि जो क्यों हम मना करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है कि अपोजिशन कोई अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उनको कॉन्फ्रेंस करने के लिए मना करें। जी ठीक है। लेकिन शेख साहब, अब आपसे पहले नवीद कमर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि जो वफाकी काबीना में जितने लोग शामिल किए गए हैं और उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि चंद वज़रा को शामिल किया जाए जो अहम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी जो फ़ौज है वो भर्ती की गई है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैं ख़ुद पॉलिटिक्स में हूँ, कोई पिछले 32 साल से 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए। मुझे पता है कितना मुश्किल होता है लोगों के पास जाके उनके मुतालबात को हल करना। अगर ज़्यादा लोग होंगे, देखिए ब्यूरोक्रेट हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में, उनके पर्क्स हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनसे काम लेना है। मैं अपने हल्के में जाता हूँ ना, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी किसी को घास नहीं डालते, लोगों की बात नहीं सुनते, उनको सहूलियात नहीं देते, उनका काम नहीं करते। तो अगर MNA कोई होता है या कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसकी एक पोजीशन हो जाती है, वो कोशिश करता है कि क्या करना है, उसने क्या लेना देना है। देखिए ना, चंद लोग कितने बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 मिनिस्टर हो गए होंगे। तो ये करोड़ों बंदों में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, तो अगर 70-80 लाख पे पार्लियामेंट का एक मेंबर जो है 8 लाख पे बनता है, और अगर 11% इजाज़त है आपके आइन में है कि 11% ऑफ पार्लियामेंट यू कैन हैव इंडक्ट द मिनिस्टर्स, तो मिनिस्टर अगर, लेकिन शेख साहब आपने परवेज़ खटक साहब को भी शामिल किया है सर इसमें काबीना में। आपके तो खटक साहब के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं जब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला दुरुस्त है उनको काबीना में शामिल करना? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है जी। देखिए, जितने लोग ज़्यादा शामिल हों, अगर ज़रूरी तो नहीं है वो हमसे अगर इख्तलाफ करते रहे हैं, बिल्कुल है, ये तो अलाइंसेज होते हैं, इख्तलाफ वाली पॉलिटिशियंस का तो मिलजुल। मैं तो तलकीन ही यही करता हूँ, हर जगह यही कहता हूँ कि आपस में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल के, क्या हुआ अगर कोई मुख्तलिफ पार्टियों में हैं और अपने अपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो उनके साथ मिल के डायलॉग किया जाए और मिल के यकसानियत पैदा की जाए, तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और ये जो ज़्यादा मिनिस्टर बने हैं ना, मैं समझता हूँ बहुत एहसन काम हुआ है। ये हज़ारों मुलाजमीन पे तो कभी किसी ने तनकीद नहीं की। बड़े जो मुलाजमीन हैं, कुछ 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक हज़ारों मुलाजमीन हैं, और वो काम अपनी जगह पे पब्लिक को सहूलियात ही नहीं दे रहे। ये मिनिस्टर्स का काम है। अपने हल्के में जाते हैं ना, तो मिनिस्टर्स उनकी जवाबदेही करते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे यहाँ इतने SOEs हैं, SOEs तो सारे चलाते हैं ना, गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट चलाते हैं ना, हर साल 700-800 अरब रुपए का खसारा निकालते हैं, और पिछले 10 सालों में कोई 6000 अरब रुपए का खसारा किया है। इसमें लेकिन अगर कोई मिनिस्टर होंगे तो उनको चेक करेंगे ना जी। हाँ, इस वक्त हाल ही में जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इश्तिहारात दिए गए हैं, उस पर आपके सियासी मुखालफिन बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ किफ़ायत शुआरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अरबों रुपए जो हैं, करोड़ों रुपए, वो आप इश्तिहारात पे लगा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये पंजाब हुकूमत का जो इश्तिहारात से मुतल्लिक फ़ैसला था, उस पर होने वाली तनकीद जायज़ है? देखिए, जो बजट पास होता है उसमें तो सारी असम्बली शामिल होती है, और असम्बली के पूरे बजट में हिस्सा लेती है, डिबेट होती है, उस पर डिस्कशन होती है। अगर तो बजट के मुताबिक हुआ है तो बिल्कुल ठीक हुआ है। अगर कोई एक्स्ट्रा हुआ है कहीं बाहर से या किसी और किसी खर्चे को उस पर्टिकुलर इश्तिहारों में लगा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ उसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि बजट तो ऑलरेडी हर मद का तय है और सारे असम्बली ने मिल के पास किए। इसमें अभी कोई कवाद की बात ही नहीं है। बजट के तहत तो खर्च करने का इख्तियार होता है, इख्तियार देती है पूरी असम्बली, उस हुकूमत को इख्तियार देती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स हों या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों। तो इसके बाद फिर क्या तनकीद रह जाती है? खुद तो डिबेट होती है, 1 महीना, हमारे 3 हफ्ते की डिबेट होती है नेशनल असम्बली में बजट। लेकिन ठीक है शेख साहब, आपने बजट का जिक्र किया। अभी आपसे पहले जो नवीद कमर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे वो पूरे नहीं किए, और जो अब आने वाला बजट है उसमें पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो हुकूमत को बजट में वोट ना दे। अब अगर पीपल्स पार्टी आपको वोट नहीं देती तो फिर आप नहीं समझते कि वज़ीर आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।
पीपल पार्टी हमारी साथी है, आज से नहीं, PDM की गवर्नमेंट में भी थी। सर ये नवीद कमर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। देखो ना, वो एक अहम मेरे कोलीग हैं, अहम लीडर हैं, उनका पर्सनल देखिए, अगर वो नहीं दे हम उनको मना लेंगे ना, पहले भी मनाते रहते हैं कोई, यानी मनाने से मुराद सॉर्ट आउट करेंगे ना, कोई अगर कोई उनको शिकायत हैं तो उसका मदावा करेंगे, उनका हल निकालेंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि पीपल पार्टी के बगैर तो हमारी हुकूमत ही नहीं रह सकती। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हम बजट उनके वोट होंगे तो बजट पास होगा, और बजट पास होगा तो हुकूमत रहेगी। तो इसलिए ये तो लाजमी है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग जब से बहुत अरसे से आपस में मिल के काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और अगर देखिए ये तय है कि उन्हीं की सपोर्ट से हमारी हुकूमत कायम है, इसमें दो राय नहीं है। तो हमने उनकी सपोर्ट हर हाल में रखनी है, डायलॉग करना है, जहाँ इख्तलाफात हैं उसको बैठ के हमने सॉर्ट आउट करना है। और मैं नहीं समझता कि, मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी हमें इस बजट में भी भरपूर वोट देगी, और जो कि उनके मुतालबात होंगे उसको भी हम थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे, उनको उनके मसाइल का हल निकालेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शेख साहब, अब जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं केनाल्स के हवाले से, उस हवाले से इरसा का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है, सिंध के जो मेंबर हैं इरसा के, उनका भी मौक़िफ़ आ रहा है कि पानी है ही नहीं, तो जो नए केनाल्स होंगे उनको पानी कहाँ से दिया जाएगा। आप समझते हैं कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं केनाल्स के हवाले से? देखिए, ये दोनों सूबों को उनका एमिकेबल जो उनका हिस्सा है ना पानी का, वो मिलना चाहिए, वो तयशुदा है। CCI का इजलास भी होना चाहिए, उसमें बैठ के अगर कोई फ़र्क है, क्योंकि पंजाब अपने हिस्से का पानी ले रहा है, पंजाब, और इसी तरह सिंध अपने हिस्से का लेगा। मैं पंजाब से इलेक्ट होता हूँ और सिंध में रहता हूँ, मैं शुरू से सिंध में कारोबार करता हूँ, मेरा दोनों सूबों से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है, और दोनों पूरे फेडरेशन मिल के चलती है, मुल्क उसका नाम है। हम आज डिस्कस कर रहे थे मैरीटाइम पॉलिसी पे, तो उसमें हम बलूचिस्तान का हमने बहुत ज़्यादा जाके वहाँ पे मसाइल का देखा कि गवादर में क्या प्रॉब्लम हैं, उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है। हमारी जो सेनेटर, हमारी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी मैरीटाइम की मेंबर भी थी एहसान शाह साहबा, वो उन्होंने भी बहुत खुल के बात की कि वहाँ पे जो तकालीफ हैं, तो तमाम सूबों को और फेडरेटिंग यूनिट तो इकट्ठे रहेंगे तो मुल्क इत्तेहाद होगा, मुल्क रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शेख साहब, एक आखिरी सवाल होगा सर, एक आखिरी मुख्तसर सवाल होगा कि आप इदारों को ठीक करने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दामात भी आप कर रहे हैं, लेकिन PCB के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, जो कौमी क्रिकेट टीम है उस हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है। आप भी मायूस हैं, और आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या इक़दामात होने चाहिए? मुझे जी ज़ाती तौर पे बहुत तकलीफ़ हुई है हमारी क्रिकेट टीम, क्योंकि हम सब के जज्बात उसमें शामिल होते हैं ना, तमाम लोगों के जज्बात हैं। मैं ख़ुद क्रिकेट का प्लेयर रहा हूँ, काफ़ी अरसा क्रिकेट मैंने ख़ुद खेली है अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ खामियां रह गई होंगी, लेकिन हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है, हमें दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। बच्चों ने, यंगस्टर्स अगर ठीक तरह अपना पूरी एफर्ट लगाते हैं तो फिर हार जो है वो तकलीफ़ नहीं देती। लेकिन यहाँ तो हमने देखा है कि बिल्कुल मुकाबला भी ज़्यादा सख्त नहीं हुआ दोनों मैचों में, और जो पाकिस्तान ने शिकस्त खाई है अपनी ही, क्योंकि हमें तवक्कुआत थी कि हमारे हो रहा है पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रही है और हम होस्ट कर रहे हैं। तो आप सजेस्ट क्या करते हैं शेख साहब? क्या कह रहे हैं जी? सजेस्ट करते हैं क्या होना चाहिए? मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि और ये जो लेवल जो है लीग लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी निकलने चाहिए, और मुख्तलिफ और मुकाबले होने चाहिए, टूर्नामेंट, हमारे ग्राउंड अच्छे बनने चाहिए। हमें अपने खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ बेहतर, मैं खुद बड़ा स्पोर्ट्स से लगाव रखता हूँ। हमने अपने यहाँ चंडियोट में बेहतरीन एक ग्राउंड बनाया है, हम और ग्राउंड बना रहे हैं, तो ग्राउंड ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ना, इंडिया में हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, उनकी टीमें बहुत ज़्यादा हैं, उनके यहाँ मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं, टूर्नामेंट्स होती हैं। हम ये करें, और टीम अच्छी से अच्छी टीम, हमारी टीम इंशाल्लाह जल्द रिकवर करेगी। हम ज़्यादा अरसा इस तरह सवाल में नहीं रह सकते। ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, और उन्हें उम्मीद है कि वो भरपूर तरीके से बजट में हुकूमत को वोट करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।